वेलकम टू सैल शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला एंड सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी दोनों के लिए आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस फॉर एमएससी जोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट। एमएससी जोलॉजी के लिए आपका जो इंपॉर्टेंट सेशन चला हुआ है, आपको वो वीडियो कंटिन्यू देखनी है। आप मेरे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो यूट्यूब पर। जितने भी वीडियो अभी तक मैंने अपलोड किए वो सारी आपको वॉच करनी है अपने एग्जामिनेशन से पहले पहले, ठीक है? क्योंकि एज इट इज़ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। आपको देखना जब आप एग्जाम दोगे तो आप बोलना कि एज इट इज क्वेश्चन आए थे, ठीक है? क्योंकि पिछली बार मैंने खुद एनालाइज किया था तो अराउंड 60 क्वेश्चन जो थे वो एज इट इज डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। बाकी थोड़े घुमाए क्वेश्चन थे, मतलब जो पढ़ाया था उन्हीं में से आए थे, बट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग थे। बट 60 क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, ठीक है? तो ऐसा करना, आपको ये पीडीएफ परचेज कर लेना है। मात्र आपको 299 रुपीज़ में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जिसमें टोटल 4000 एमसीक्यू क्वेश्चन है। और हर एक चैप्टर वाइज हम बात करें तो 200 एमसीक्यू होंगे हर एक चैप्टर के। टोटल 20 चैप्टर हैं। और इस पीडीएफ के साथ आपको 2 बुक्स एज इट इज़ फ्री मिलेंगी, जो कि पीडीएफ के फॉर्मेट में होंगी। और साथ में 2 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। और ये परचेज करने के लिए आपके पास यहाँ पर नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, ठीक है? चलिए करते हैं वीडियो को कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो हमने कल किए थे उससे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आज, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 30 कर लिया हमने, कर लो। हाँ 30 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 31 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द एंजाइम कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन द टू अमाइनो एसिड्स। यहाँ पर बोला है कि 2 अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड कौन सा एंजाइम बनाता है। पहला है पेप्टाइडेजेज, दूसरा है पेप्टाइडल ट्रांसफरेजेज, तीसरा है फोस्फोडाइएस्टरेजेज और चौथा आपका प्रोटीजेज। तो देखो आपको यहाँ पर चलाना है एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड लगाना है? एलिमिनेशन मेथड। देखो पहला जो है वो है पेप्टाइडेजेज। जहां पर भी एज लिखा हो लास्ट में, वो काटने वाले होते हैं। एज, प्रोटीएज, पेप्टाइडेज या कार्बोक्सिलेज, जो भी एज वाले होते हैं वो काटने वाले होते हैं, ठीक है, मोस्टली। तो भाई ऑप्शन फर्स्ट तो होगा ही नहीं, ऑप्शन फोर्थ तो होगा नहीं। अब बचा वही वही पेप्टाइडल ट्रांसफरेज या फोस्फोडाइएस्टरेज। देखो फोस्फोडाइएस्टरेज एस्टर बॉन्ड बनाने की बात की जा रही है। फोस्फोडाइएस्टरेज। और एस्टर बॉन्ड कहाँ बनता है? एस्टर बॉन्ड तो आपने न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन में देखा होगा। जब आपने देखा होगा कि फोस्फेट बॉन्ड जुड़ता था किसके साथ? 5 एंड की तरफ, तब बनता आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। यानी ये भी नहीं होगा। यानी सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। और ये जो एंजाइम है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, ये राइबोसोम के लार्ज सब यूनिट के ऊपर बैठा होता है। और लार्ज सब यूनिट कौन सा आपका? इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स 28S, और इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स 20, सॉरी, इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स 23S। तो ये बातें याद रखना। मैंने कहा पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है बिटवीन द टू अमाइनो एसिड। और ये जो एंजाइम होता है वो प्रेजेंट होता है राइबोसोम के लार्ज सब यूनिट। और इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स लार्ज सब यूनिट होती है आपकी 15S। उस 50S के अंदर 23S के पास ये एबिलिटी होती है। वैसे यूकैरियोट्स के अंदर 60S लार्ज सब यूनिट है, और 60S के अंदर 28S के पास ये वाली एक्टिविटी होती है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज यानी हैट एसिटाइलेट्स द विच अमाइनो एसिड ऑफ द हिस्टोन। देखो आपने कभी भी दो चीज़ें पढ़ी हुई हैं, एक आपका हैट है और एक आपका HDAC है, ठीक है? ये दो ऐसे हैं जिनको हम बोलते हैं क्रोमेटिन रीमॉडलर्स, यानी हिस्टोन की मॉडिफिकेशन करते हैं ये। और हैट क्या है? ये एसिटाइल ग्रुप ऐड करता है आपके अमाइनो एसिड के ऊपर। और HDAC क्या करता है? ये हिस्टोन डी मिथाइलेज है, सॉरी हिस्टोन डी एसिटाइल हटाने वाला है। यानी हैट आपका एसिटाइल ग्रुप ऐड करता है और HDAC एसिटाइल ग्रुप हटाता है, ठीक है? यानी हिस्टोन डी एसिटाइलेज, इसकी फुल फॉर्म होती है हिस्टोन डी एसिटाइलेज। इस एसिटाइल ग्रुप हटाता है, हैट जोड़ता है। अब देखो हमारा जो डीएनए होता है वो रैप होता है हिस्टोन के ऊपर। अब हिस्टोन जो होता है उसको अगर मैं एसिटाइल ग्रुप ऐड कर दूं, हिस्टोन की एक ऐसी अमाइनो एसिड है उसके ऊपर मैं अगर क्या जोड़ दूं? एसिटाइल ग्रुप जोड़ दूं, तो क्या हो जाएगा? हमारा डीएनए यूक्रोमेटिन बन जाएगा। ऐसा क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो रीजन बहुत सिंपल है। आपका डीएनए कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज्ड। आपकी स्टोन कैसी होती है? पॉजिटिवली चार्ज्ड। और नेगेटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन के कारण हमारा डीएनए हाईली क्रोमेटेड होता है, यानी जो क्रोमोसोम के फॉर्मेट में रहता है, हिट्रोक्रोमेटाइज रहता है।
पर जैसे ही हम यहाँ पर हैट के थ्रू यहाँ पर हिस्टोन की एक अमाइनो एसिड है, मैं नाम अभी बताऊंगा, वही क्वेश्चन पूछा गया है, उस अमाइनो एसिड के ऊपर जैसे ही मैं एसिटाइल ग्रुप ऐड कर दूंगा, एसिटाइल ग्रुप होता है नेगेटिव ग्रुप, ठीक है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो एसिटाइल ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है? नेगेटिव ग्रुप होता है। तो जैसे ही हिस्टोन के ऊपर हम नेगेटिव चार्ज लगा देंगे, ये पॉजिटिव चार्ज मर जाएगा और क्या बन जाएगा यहाँ पर बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव क्या नेगेटिव आपस में इंटरेक्शन कर पाएंगे क्या? नेगेटिव डीएनए नेगेटिव हिस्टोन आपस में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगी और हमारा डीएनए हिस्टोन के साथ रैप नहीं रहेगा, वो खुल जाएगा, ववन लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा और क्रोमोसोम हमारा क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं यू क्रोमेटिन। अब वो रेप्लिकेशन करने के लिए तैयार है, रेडी है अब एप्लीकेशन करने के लिए, वो ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए रेडी है अब अगर मैं बात करूँ HDAC की, तो ये उल्टा डी एसिटाइल हटा देता है। मैंने गलती से एसिटाइल ग्रुप लग गया है तो उसको हटा देगा और दोबारा क्रोमेटिन को क्रोमोसोम में कन्वर्ट कर देगा, हाईली हिट्रोक्रोमेटाइज कर देगा। तो ये बात याद रखना। यहाँ पर द राइट आंसर होगा वो होगा आपका लाइसिन, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, हमेशा याद रखना। कई जगह आर्जिनिन भी लिखा हो सकता है, बट कंफ्यूज नहीं होना है, राइट आंसर इसका हमेशा लाइसिन ही होगा। हाँ लाइसिन, सेराइन सेराइन कैसे लिखा है इन्होंने? क्वेश्चन आईडी है, हाँ यही है, ठीक है, लाइसिन ही इसका आंसर है। एक सेकंड, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून सेल्स आर नोन एज पोलीमोर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट? पोलीमोर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, इसका मतलब होता है वो अपना शेप मेंटेन ही नहीं कर पा रहा है, यानी बहुत सारी अलग अलग शेप्स में वो रह सकता है। तो राइट आंसर बताना आपको मैक्रोफाजेस, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल्स। काफी इजी है, आपने डायरेक्ट क्वेश्चन है, बचपन में पढ़ा आपने, यही तो होता है डायरेक्ट क्वेश्चन। आप करोगे तो करोगे, नहीं तो आप स्किप करोगे, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। आप कुछ और ऑप्शन आपके पास नहीं होगा, कोई चक्कर नहीं। डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर होते हैं, यानी अपनी शेप चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू पैथोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स आर। देखो ये मैंने कल आपको क्वेश्चन करवाया था जब मैं MHC मॉलिक्यूल्स करवा रहा था, आपने मेरी वीडियो देखी होंगी तो आपको पता, मैंने कराया था आपको कि MHC क्लास 1 और MHC क्लास 2 ये दोनों आपके टी सेल्स के साथ साथ बाइंड करते हैं। इसमें मैंने कहा था कि आपका जो MHC1 जो है वो आपका बाइंड करता है किसके साथ? मैंने बताया था आपको CD, किसके साथ? CD8 के साथ। और MHC2 ये मैंने आपको बताया था किसके साथ बाइंड करता है? CD4 के साथ। अब आपको पता होगा CD8 किसके पास होता है? CD8 एक टाइप का रिसेप्टर है जो कि प्रेजेंट होता है साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स के पास, साइटोटॉक्सिक किलर टी सेल्स के पास। और CD4 प्रेजेंट होता है हेल्पर टी सेल्स के पास। अब यहाँ पे लिखा साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के बारे में, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को हम किलर टी सेल्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? CD8। तो CD8 कहाँ लिखा हुआ है? CD8 कहाँ कहाँ लिखा हुआ है? CD8 लिखा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, CD8 लिखा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड में और ऑप्शन नंबर फोर्थ में। ये तीन जगह CD8 आपका लिखा हुआ है, यानी CD8 से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। अब आगे देखिए, अब आगे क्या लिखा हुआ है? आगे आपका लिखा हुआ है CD8 के बाद CD3। देखो CD4 तो होगा नहीं, क्योंकि देखो CD4 तो होगा नहीं, ऑप्शन थर्ड तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि CD4 CD8 दोनों इकट्ठे थोड़ी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के ऊपर होंगे। CD4 होगा हेल्पर टी सेल्स के ऊपर और CD8 होगा साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के ऊपर, यानी थर्ड ऑप्शन होगा नहीं। नेगेटिव इसके ऊपर चार्ज नहीं होता, CD3 भी नहीं होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, CD3 पॉजिटिव। ऑप्शन फर्स्ट जो है यहाँ पर राइट आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट। क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार, मुझे जहाँ तक याद है यही आंसर है, हाँ यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी क्वेश्चन आ गया, जस्ट मैंने अभी करवाया और ये रिपीटेड क्वेश्चन मैंने पहले क्वेश्चन करवाया हुआ है। MHC क्लास 2 इज एक्सप्रेस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी जस्ट मैंने आपको क्या कहा? जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि MHC2 वाले जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसके ऊपर? CD4 के ऊपर। और CD4 में भी मैंने आपको कहा है CD4 कहाँ होते हैं? हेल्पर टी सेल्स के ऊपर। ओके, और ये जो होते हैं ये मैंने पहले क्वेश्चन करवाया हुआ है, ये आपके कुछ स्पेसिफिक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जिनको हम बोलते हैं APCs, या कई बार हम इसको प्रोफेशनल APCs भी बोलते हैं, उनके ऊपर ही होते हैं। ठीक है,
एक बार मैं उनका नाम लिख देता हूँ। यहाँ पर राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इनके नाम लिखते हो, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कौन कौन से हैं, एज इट इज याद रखना। पहला है आपका सबसे इंपॉर्टेंट वो है मैक्रोफाज। कौन है, मैक्रोफाज। मैक्रोफाज जैसा लिख रहा है ऐसा ही लिखा जाएगा हाथ से भाई, मैक्रोफाज। दूसरा यहाँ पर आपका मोस्ट इंपोर्टेंट डेंड्रिटिक सेल्स, डेंड्रिटिक डेंड्रिटिक सेल, डेंड्रिटिक सेल। और तीसरा आपका है बी सेल। ये तीन आपको याद रखने हैं, इनको बोलते हैं प्रोफेशनल एपीसीज, यानी प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। और किसको एंटीजन प्रेजेंट करेंगे, हेल्पर टी सेल्स को प्रेजेंट करेंगे, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को प्रेजेंट करेंगे। और ये मैंने कहा है MSC2 किसको करता है, हेल्पर टी सेल्स को करता है। और कौन कौन से एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, बी सेल्स, मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स। ये तीनों के नाम याद रखना, एज इट इज क्वेश्चन आ सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टेट्रापोड्स एंड इंसेक्ट्स फर्स्ट अपीयर ड्यूरिंग विच पीरियड। पीरियड पूछा है कि टेट्रापोडा और इंसेक्ट साथ में अपीयर हुए हैं, सिलोरिन, ओडोविशियन, डिवोनियन, परमीनियन। टेट्रापोडा बताना, मैं टेट्रापोडा में कौन कौन आएंगे, पाइसिस नहीं आएंगे टेट्रापोडा में, ठीक है, पाइसिस के बाद। हिंट देता हूं, इसका राइट आंसर होगा आपका एज ऑफ फिशेज या गोल्डन पीरियड ऑफ फिशेज, जहां पर फिशेज बहुत पनप रही थी, फिशेज का बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ चुका था, तभी टेट्रापोडा आ चुके थे, यानी एम्फीबियंस रेप्टाइल्स वगैरह आना स्टार्ट हो चुके थे। यानी बात की जा रही है डिवोनियन पीरियड की। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, मोलिकुलर क्लॉक कॉन्सेप्ट यूज टू मेजर द इवोल्यूशनरी चेंजेस इज बेस्ड ऑन। पहले मुझे बताइए मोलिकुलर क्लॉक दी किसने है, बहुत तगड़ा साइंटिस्ट है। देखो न्यूट्रल थ्योरी, आप न्यूट्रल थ्योरी जो है वो दी थी मोटो क्यूमेरो ने, मोटो क्यूमोरो ने, इन्होंने दी थी आपकी न्यूट्रल थ्योरी। उसके बाद मोलिकुलर क्लॉक थ्योरी दी थी। अब मुझे बताना मोलिकुलर क्लॉक का कॉन्सेप्ट किसने दिया है। मैंने बार बार आपको क्वेश्चन करवाया है, चाहे गूगल कीजिए जो मर्जी कीजिए, आपको कमेंट बताना है कि मोलिकुलर क्लॉक का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। C14 isotope embedded into the organic content of an organism, cyclic changes in the content of some key regulatory molecules, circadian rhythm, some genes or gene region of genes evolve in the constant rate। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और ट्रिकी क्वेश्चन बोल सकते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखो असल में मॉलिक्यूलर क्लॉक ये बोलता है कि एक कांस्टेंट पेस में, एक कांस्टेंट रेट में धीरे धीरे, हम बोल सकते हैं कि जैसे 10 साल, 10 साल के बाद 20 साल, 20 साल के बाद 30 साल, जीन्स के अंदर थोड़ा थोड़ा म्यूटेशंस आ रही हैं, चेंजेस आ रहे हैं, जिसके कारण एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है। इसी को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर क्लॉक। ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोस्ट जाइगोटिक बैरियर इन स्पेसिएशन। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है, जब मैंने ब्रेक लिया था थोड़ा 10-15 दिन का, उससे पहले मैंने क्वेश्चन करवाए थे, तब मैंने करवाया था पोस्ट जाइगोटिक बैरियर स्पेसिएशन में। पहले मुझे थोड़ा सा समझाने दो, क्योंकि आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए तभी आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। क्योंकि रटना भी कितना की है, लाइफ साइंस में बहुत सारा रटने को है, कितना के रटोगे आप। पोस्ट जाइगोटिक बैरियर मुझे बताना, बट इज पोस्ट जाइगोटिक बैरियर। देखो इसका ये मतलब होता है, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, जाइगोट होता है जाइगोट के बाद में, ठीक है। यानी यानी नई स्पीसीज बनने में कोई बैरियर पैदा हो रहा है, रुकावट पैदा हो रही है, ठीक है। क्या पैदा हो रही है, रुकावट पैदा हो रही है। यानी ऐसा समझो आप, कोई दो स्पीसीज है, मान लीजिए कोई ऐसा मान लो, एक आपका क्या है, डोंकी है, एक आपकी क्या है, मेयर है, घोड़ी है, ठीक है। अब सीन क्या है कि इनकी फर्टिलाइजेशन हो चुकी है। देखो तीन टाइप के बैरियर होते हैं। एक बैरियर होता है प्री रिप्रोडक्शन बैरियर। प्री रिप्रोडक्शन बैरियर का मतलब होता है उनके बीच में रिप्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा है। रीज़न क्या हो सकते हैं, रीज़न हो सकता है उनकी टाइमिंग, रीज़न हो सकता है उनकी बिहेवियर, उनका बिहेवियर ही सेम नहीं है। रीज़न हो सकता है उनका इकोलॉजिकल निश, एक पानी में रहता है, एक ज़मीन में रहता है। हो सकता है उनका बिहेवियर्स रेटियूल्स एक दूसरे से प्रभावित नहीं हो रहे दोनों। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं प्री रिप्रोडक्टिव के। एक रीज़न ये हो सकता है कि उनके ऑर्गन कंपेटेबल ही नहीं है कॉपुलेशन करने के लिए, कोइटिस करने के लिए, तो इसको बोलते हैं प्री रिप्रोडक्शन बैरियर। चलो मान लीजिए प्री रिप्रोडक्शन बैरियर क्रॉस कर लिया उन्होंने,
स्पेसिफिकेशन की तरफ गाड़ी जा रही है कि रिप्रोडक्शन हो चुका है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आता है प्री जाइगोटिक बैरियर। प्री जाइगोटिक बैरियर में कि जाइगोट नहीं बना है, इससे पहले ही खत्म हो जाएगा, रुकावट आ जाएगी। इससे पहले क्या रुकावट आ सकती है? हो सकता है कि उनके स्पर्म और ओवा आपस में फर्टिलाइजेशन ही ना करे, या स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में मर जाएं। कुछ भी रीजन हो सकता है जाइगोट नहीं बना है। आगे लिखा पोस्ट जाइगोटिक बैरियर, मतलब जाइगोट बन चुका है उसके बाद बैरियर है। तो उसके बाद बैरियर क्या हो सकता है? उसके बाद बैरियर हो सकता है कि उसका एम्ब्रियो ही ना इम्प्लांट हो, या एम्ब्रियो में ही कोई दिक्कत आ जाए, या हो सकता है कि उनका जो बच्चा जमा है, बच्चे जो जन्म लिया है वो हाइब्रिड हो, यानी वो स्टेराइल हो। या स्टेराइल नहीं होगा तो हो सकता है कि हाइब्रिड ब्रेकडाउन हो। हाइब्रिड ब्रेकडाउन का मतलब होता है कि एक जनरेशन तो उन्होंने सर्वाइव कर लिया, पर नेक्स्ट जनरेशन वो मर गए, वो स्टेराइल निकले। या हो सकता है कि हाइब्रिड इनफर्टाइल हो, या हो सकता है कि हाइब्रिड मर ही जाए, कि बच्चा जन्म ही ना ले। तो ये सारे होंगे पोस्ट जाइगोटिक में। चलो एलिमिनेशन मेथड से करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को। पहला लिखा उन्होंने बिहेवियरल आइसोलेशन। मैंने कहा है बिहेवियरल आइसोलेशन इज प्री रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, यानी ठीक क्यों कर रहा हूं मैं इसको, यानी पहला ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि ये प्री रिप्रोडक्टिव हुआ। दूसरा है हैबिटेट आइसोलेशन, आल्सो इट इज प्री रिप्रोडक्टिव, उनका आइसोलेशन ही नहीं हो रहा है, मतलब सेक्स कर ही नहीं पा रहे, वो दूर दूर है वो। तीसरा टेम्पोरल, टेम्पोरल इज अगेन प्री रिप्रोडक्टिव, ये भी नहीं होगा। बचा क्या? हाइब्रल हाइब्रिड स्टेरिलिटी। हाइब्रिड स्टेरिलिटी का मतलब म्यूल, म्यूल ने जन्म लिया है। बट म्यूल कैसा है? म्यूल ऐसा है कि वो आगे जाके फ्यूचर में कोई बच्चा पैदा कर ही नहीं सकता है, वो स्टेराइल है। यस दैट्स द रीजन। यहाँ पर लिखा होता हाइब्रिड ब्रेकडाउन, तो वो भी राइट आंसर होना था। यहाँ पर लिखा होता हाइब्रिड डेथ, कि हाइब्रिड मर गया, वो भी राइट आंसर था। राइट आंसर ये भी हो सकता था कि एम्ब्रियो इज नॉट इम्प्लांटेड, एम्ब्रियो में डिफेक्ट आएगा क्योंकि जाइगोट तो बन चुका है, जाइगोट के बाद बनता है ना एम्ब्रियो। ओके, कॉन्सेप्ट समझना, बेसिक समझना मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 39, the area that contain at least 15,000 1500 species of vascular plants as endemic species, along with at least 70% of the habitat loss is designated as। काफी इजी क्वेश्चन पूछा है। उन एरिया को हम क्या कहते हैं जहां पर 1500 वेस्कुलर प्लांट हो, वो भी कैसे हो? एंडेमिक हो। एंडेमिक का मतलब वहां ही मिलते हो और कहीं नहीं मिलते हो, और 70% वहां की हैबिटेट लॉस हो चुकी हो। उस उन एरिया को हम बोलते हैं हॉटस्पॉट। क्या बोलते हैं उनको एरिया को? उन एरिया को हम कहते हैं हॉटस्पॉट। एक बार इसको मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, पर मुझे पता है हॉटस्पॉट राइट आंसर होगा। या राइट आंसर इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। हु गेव द टर्म हॉटस्पॉट? तो राइट आंसर इज मेयर। एम मेयर, मेयर नहीं यार, इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उनका नाम था, नाम याद नहीं आ रहा, अर्नेस्ट मेयर था, वोर लोग था, वोर लोग नहीं था यार, क्या नाम था यार उसका, एक एक बार उसको ना, नाम याद नहीं, बहुत तगड़ा नाम है यार उनका, अर्नेस्ट मेयर पर मेरे माइंड में अर्नेस्ट मेयर ही क्यों आ रहा है। एक बार इसको जरूर चेक कर लेना जरूर। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि 100% ये क्वेश्चन आएगा कि हॉटस्पॉट की कॉन्सेप्ट किसने दिया था। उस साइंटिस्ट का नाम कुछ था, इंग्लिश इंग्लिश राइटर थे वो। हाँ, नॉरमैन मेयर। हाँ, जहाँ तक मुझे याद है यही नाम है। मेयर, मेयर तो मुझे याद आ रहा था, नॉरमैन मेयर, नॉरमैन मेयर उनका नाम था, जिन्होंने हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट दिया था। क्वेश्चन नंबर 40, एस्कैरिस लुब्रिकॉइड्स इज। तो पहले मुझे बताओ एस्कैरिस, देखो ये जो असिलोमेट, सिलोमेट, सीडोसिलोमेट लिखा हुआ है ना, ये मैंने आपको बहुत डिटेल में करवाया हुआ, जिसने भी मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी। अब मुझे ये बताओ एस्कैरिस लुब्रिकॉइड क्या है? क्या ये फ्लैट वर्म है, ये क्या ये राउंड वर्म है? यदि आपको पता होगा ये राउंड वर्म है, ये फ्लैट वर्म है, तो आप इजी तरीके से कर सकते हो। मैंने आपको क्या कहा था कि राउंड वर्म जो होते हैं उनको हम बोलते हैं एस्की हेल्बेंथीज, यानी नेमेटोड्स। अब नेमेटोड्स को मैंने कहा था वो कैसे होते हैं? सीडोसिलोमेट होते हैं। बट यहाँ पर लिखा है एस्कैरिस लुम्रिकॉइड्स, मुझे बताना एस्कैरिस लुम्रिकॉइड्स क्या है। हम्म तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सीडोसिलोमेट। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, क्योंकि प्लेटी हेलमेंथीज जो होते हैं वो कैसे होते हैं? असिलोमेट्स होते हैं। निमेटोड्स, एस्की हेलमेंथीज, यही क्या होते हैं? यही तो सीडोसिलोमेट होते हैं, और इनको तो राउंड वर्म्स बोलते हैं। एस्कैरिस लुम्रिकॉइड इसका ही एग्जांपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 41,
कुछ यहाँ पर मैच द फ्लोइंग क्वेश्चन है, आपको मैच करना है। डायाफाइसिस, एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, एंडोस्टियम। चलिए मैं भी कोशिश करता हूँ, फर्स्ट टाइम है मेरा भी। Diaphysis. The region between the diaphysis and epiphysis, the thin membrane that lies the internal bone surface. 41 41 का राइट आंसर है बी, यानी सेकंड ऑप्शन राइट आंसर इसका दिया हुआ है। चलिए मैच करते हैं सेकंड ऑप्शन को। एक आया फोर्थ, द लॉन्ग सिलेंड्रिकल मेन पोर्शन ऑफ द बोन इज कॉल्ड एज डायाफाइसिस। एपिफाइसिस होता है द प्रोक्सिमल एंड डिस्टल एंड ऑफ द बोन। एपिफाइसिस होता है कि प्रोक्सिमल और डिस्टल एंड ऑफ द बोन। मेटाफाइसिस होता है आपका द रीजन बिटवीन द डायफाइसिस एंड एपिफाइसिस। ऐसे समझो, मेटा का मतलब बीच में बात की जा रही है, एपे का मतलब लास्ट की बात की जा रही होगी, और लास्ट में एंडोस्टियम है। एंडोस्टियम होता है थिन मेम्ब्रेन दैट लाइंस द इंटरनल बोन सरफेसेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगेन मैच द फ्लोइंग है, renal calculi, nephrotic syndrome, renal failure, polycystic kidney disease। ओके, तो देखो मैच द फ्लोइंग, आपको मैच करते जाना है, इसका क्या आंसर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए मैच करते हैं। पहला हम करते हैं सबसे इजी से। सबसे इजी क्या लग रहा मुझे, मैं यहाँ पर होता हूँ, मुझे रीनल फेलियर सबसे इजी लगता। कौन सा, रीनल फेलियर। और रीनल फेलियर का मेन प्रॉब्लम हो सकती है सीजेशंस ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यानी फिल्ट्रेशन ही नहीं हो रही है। अगर फिल्ट्रेशन ही नहीं होगी तो रीनल तो फेलियर हो ही जाएगा, काफ़ी इजी, इससे मैं करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद मैं करता पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, क्योंकि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में क्या हो जाएगा, किडनी ट्यूब्यूल्स बिकम रिडल्ड विद सिस्टम, क्योंकि पॉलीसिस्टिक है तो सिस्ट ही बने होंगे, या तो डायरेक्ट सभी को पता होगा कि सिस्टिक डिजीज है तो सिस्ट ही बने होंगे। वहाँ पर सिस्ट होता है ऐसे थोड़ा पथरी टाइप होता है कुछ, सिस्टम पथरी टाइप नहीं बोल सकते हैं, सिस्टम मतलब आप समझो ऐसा थोड़ा गांठ जैसे बन जाएगी थोड़ी जैसी, बस मतलब इंटरनल कैंसर से होता है, बेनाइन कैंसर होता है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड के साथ मैच करता मैं। उसके बाद इनको देख के मैं ऑप्शन को टिक करता, क्योंकि मुझे लग रहा आगे मैं ना कर पाऊँ, तो मैं इनसे मैच करता। सी का फोर्थ, सी का फोर्थ एक ही ऑप्शन में था, तो राइट आंसर सीधा हो जाता मेरा फोर्थ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, मैच द फ्लोइंग है यहाँ पर। आप वीडियो को पॉज करते हो ना, आप खुद सॉल्व किया करो। ठीक है, ग्लाइसिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान, थ्रेओनिन काफ़ी इजी है। अमाइनो एसिड तो भाई घोल के पी जाओ। देखो एरोमेटिक अमाइनो एसिड तीन टाइप की होती हैं, एक होती है आपकी टायरोसिन, एक होती है ट्रिप्टोफान, और एक होती है आपकी फिनाइल एलिनिन। ये तीनों के तीनों एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। तो यहाँ पर ट्रिप्टोफान भी लिखा है, टायरोसिन लिखा है, मैच नहीं कर पाऊंगा मैं यहाँ पर। नेक्स्ट लिखा है अमाइनो एसिड हैविंग कायरल सी एटम्स एट द साइड चेन। ओके, ऑप्टिकल इनएक्टिव, या सबसे इजी में पकड़ता है यहाँ पर ऑप्टिकल इनएक्टिव को, क्योंकि ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ग्लाइसिन जो होती है उसके पास कोई भी कायरल कार्बन नहीं है। और कायरल कार्बन कौन सा कार्बन होता है, कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जिसके चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड लगे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं ग्लाइसिन का आपको डायग्राम बना के बताता हूँ। ठीक है, देखिए जैसे ग्लाइसिन आपको कब कोई भी आपको अमाइनो एसिड पे बनानी होगी ना, तो सबसे इजी ट्रिक बताता हूँ आपको मैं। कई स्टूडेंट होते हैं स्ट्रक्चर नहीं बना पाते हैं, किसका, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर नहीं बना पाते हैं, तो आपको ट्रिक बनानी है। सबसे पहले आपको बेस बनाना है। बेस क्या होगा, देखो सभी अमाइनो एसिड में ऐसा तो होगा ही होगा, सभी अमाइनो एसिड्स में ये होगा ही होगा, इसको बोलते हैं बेस। यदि आपको ये आ गया तो बस बाकी बस आपको लेंथ आर चेन लंबी करते जाना है। अगर यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ग्लाइसिन की, तो ग्लाइसिन में ऐसा होगा। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एलेनिन की, तो एलेनिन में ऐसा होगा। ग्लाइसिन में और चेन लेंथ लंबी होती जाएगी, सॉरी बेलाइन में, लुसाइन में और लंबी हो जाएगी, आइसोलेशन में और लंबी हो जाएगी, कईयों में फिनाइल लग जाएगी, कईयों में OH ग्रुप लग जाएगा, कईयों में कुछ और हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं किसका, ग्लाइसिन का। दिस इज द ग्लाइसिन, ये ग्लाइसिन का आपका स्ट्रक्चर है। अब ग्लाइसिन में का कार्बन कायरल कार्बन नहीं है, ये वाला कार्बन जो है वो कायरल नहीं है। क्यों, क्योंकि चलो ये देखो, ये पहले वाला जो है, चलो ये वाला पहला जो कंपाउंड लगाओ वो अलग है, ठीक है, मान लीजिए ये भी अलग है, ठीक है, बट ये दोनों तो सेम है, ये दोनों तो सेम आ गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसलिए ये कायरल कार्बन नहीं है। अब कायरल कार्बन नहीं है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, फिर ऑप्टिकली वही एक्टिव होते हैं जो कायरल कार्बन
कंटेन करते हैं, बाकी सारे कार्बन वाले अकेला ग्लाइसिन एक सिंगल एक्सेप्शन है, सिंगल एक्सेप्शन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, उसके बाद मैच करूँ। अब ए का मैंने फोर्थ किया है, थर्ड किया है, ए का मैंने थर्ड किया है, ठीक है चलो आगे। अमाइनो एसिड अंडरगो फोस्फोराइलेशन, यस, फोस्फोराइलेशन दो अमाइनो एसिड करती हैं, एक का नाम है सिराइन और दूसरे का नाम है थ्रियोनिन, सिराइन थ्रियोनिन। ये दो ही अमाइनो एसिड हैं जो कि फोस्फोराइलेशन करती हैं। फोस्फोराइलेशन का मतलब फोस्फेट ग्रुप को ऐड करवाती हैं, ठीक है। यानी थ्रियोनिन कहाँ है, लास्ट ऑप्शन में थ्रियोनिन ना, ऐसे मैच कर दो। डी का 4, डी का 4, एक सेकंड, डी का 4 इतना किसी का किया नहीं है क्या? फोस्फोर अमाइनो एसिड अंडरगोज फोस्फोराइलेशन, ऐसे कैसे हो सकता है? अमाइनो एसिड अंडरगोज फोस्फोराइलेशन, 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 ओह शिट, सेराइन और थ्रियोनिन फोस्फोराइलेशन नहीं करते हैं, ये OH ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड होती हैं। ओके 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 ओके, हाँ, एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, यस यस यस, ओके ओके ओके, ये OH ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड है दोनों दोनों, और ये फोस्फोराइलेशन नहीं करती हैं। फोस्फोराइलेशन करने वाली तो वो होती हैं, एक हिस्टिडीन है, एक एस्पार्टिक एसिड है, हाँ हिस्टिडीन एस्पार्टिक एसिड, हाँ ये जो दो अमाइनो एसिड मैंने बता रहा हूँ अभी मैं, हिस्टिडीन एस्पार्टिक एसिड, ये दोनों करती हैं भाई फोस्फोराइलेशन, थ्रीनिन नहीं करती है, थ्रीनिन नहीं करती है, यस सॉरी सॉरी, बिग मिस्टेक होगी, ये तो बिग मिस्टेक है, ये तो ये नहीं करती है। चलो फिर तो हम मैच करते हैं सीधा इसके पास, बी को करते हैं हम, टायरोसिन को करते हैं इसके साथ हम, और ट्रिप्टोफान करते हैं, एरोमेटिक अमीनो एसिड है ये, और थ्रीनोनिन को करते हैं हम इसके साथ, यानी ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, मैंने सोचा था सेराइन थ्रेनिन फॉस्फोराइलेशन वाली, नहीं, सेराइन थ्रेनिन OH ग्रुप कंटेनिंग है जो कि O लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन में होती है, फोस्फोराइलेशन के लिए होती है हिस्टिडीन, एस्पार्टिक एसिड और टायरोसिन, ये तीन अमीनो एसिड है। ओके सॉरी सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 44। मैच द फ्लोइंग है यहाँ पर अगेन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रियम, काफी इजी है, इसको आप सोल्व कर लोगे। देखो सबसे पहले सबसे इजी से मैच करना है, सबसे इजी क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो बी को 1 के साथ जोड़ दो, ओनली ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही ऐसा है, राइट आंसर जोड़ना सीधा ही, बाकी और कर लेते हैं। वो क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिटॉक्सिफिकेशन होती है, लीवर के अंदर होता है ये। लाइसोसोम में होती है आपकी इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, सी को हो जाता है 4, और माइटोकॉन्ड्रिया को हो जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन यानी ETC, खत्म, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 45 करो भाई। और ये क्वेश्चन मैंने पता नहीं कितने बार करवाया हूँ, और इस बात को भी मैं पता नहीं है कितने बार बोल चुका हूँ कि इस क्वेश्चन को मैं पता नहीं कितने बार करवा चुका हूँ। सोचो भाई फिर आप गलत करोगे आज, तुम कितना डिसअपॉइंटेड होगी मैं कि मैं इतने बार आपको क्वेश्चन करवा चुका हूँ और अभी भी क्वेश्चन नहीं आया आपको ये। एलोपैट्रिक, सिम्पैट्रिक, सिबलिंग, पैरापैट्रिक, और आप लिख के ले लो, जब क्वेश्चन पेपर आएगा ना तो आप सीधे मेरे से बात करना कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया, पूछ लेना कि सर ये क्वेश्चन क्यों नहीं आया। 101% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, HP हो चाहे SP हो, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, जिस मर्जी हाल से पूछा गया हो, जैसा मर्जी घुमाया हो, एलोपैट्रिक सिम्पैट्रिक से क्वेश्चन जरूर आएगा, जरूर आएगा। बेसिक कर लेना, मैंने क्या समझाया आपको इसके बारे में, एक बार दोबारा बता रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम कभी नहीं बताऊंगा मैं। एलोपैट्रिक स्पीसीज इज वो टाइप का स्पेसिएशन होता है जहां पर कोई बैरियर आता है, और बैरियर कैसा है, फिजिकल बैरियर, आल्सो कॉल्ड जियोग्राफिकल बैरियर। जियोग्राफिकल बैरियर यानी कोई पहाड़ है, कोई नदी है, कोई समुंदर है, कोई चट्टान फट गई है, कुछ भी हो चुका है, दो स्पीसीज आपस में मिल नहीं पा रही है, रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रही है, और समय धीरे धीरे बीत रहा है और एक नई स्पीसीज बन रही है। ये कोई पहले बहुत बड़ा एक ही कोई एरिया था, अचानक बीच में जमीन फट गई, ऐसे हो गया भाई, काम हो गया, जमीन फट गई। पहले कोई सेम स्पीसीज रहती थी, ठीक है, पहले कोई यहाँ पर सेम ही स्पीसीज रहा करती होंगी। एक मैं एक डायग्राम इधर बनाता हूँ, ठीक है,
यहाँ क्या क्या थी, सेम स्पीसीज रहती थी, कोई हरे हरे वाले, ठीक है। अब जैसे ही बीच में पहाड़ फट गया, इधर क्या हो गया, हरे हरे वाले हो गए, और धीरे 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 टाइम बीतते गए और यहाँ पर लाल लाल आ गए। पर पहले क्या थी, वो सेम स्पीसीज थी। जब भी कोई दो स्पीसीज या कोई रिप्रोडक्शन आइसोलेशन का बैरियर आ जाए ड्यू टू जियोग्राफिकल जियोग्राफिकल बैरियर, जियोग्राफिकल बैरियर मतलब होता है कोई पहाड़, कोई नदी, कोई समुंदर, कोई खाई, या कुछ भी जिसकी वजह से दो स्पीसीज आपस में मिल नहीं पा रही है, इसको बोलते हैं एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। क्या बोलते हैं, एलोपैट्रिक। एलो का मतलब होता है डिफरेंट, पैट्रिक मतलब प्लेस। वैसे नेक्स्ट करो, सिम्पैट्रिक। सिम्पैट्रिक का मतलब एक ही एरिया है, एक ही एरिया के अंदर दो डिफरेंट स्पीसीज का बन जाना, कार्ड एज अ सिम्पैट्रिक। सिम का मतलब होता है सेम, और पैट्रिक का मतलब होता है प्लेस, प्लेस यानी सेम ही प्लेस में। और इसका रीजन हो सकता है म्यूटेशन, रीजन हो सकता है फीडिंग हैबिटेट। ओके। पैरापैट्रिक और पैरीपैट्रिक, पैरा का मतलब होता है बिसाइड, और पैट्रिक मतलब प्लेस, मतलब ऐसा कोई है कि कोई सेम स्पीसीज रहा करती होंगी, बट टाइम के चलते 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 कुछ स्पीसीज यहाँ साइड साइड में माइग्रेट कर गई हैं, साइड साइड में माइग्रेट कर रही हैं, और अलग डिफरेंट स्पीसीज बन गई, इसका पैरापैट्रिक। और पैरीपैट्रिक में क्या होता है, थोड़ा सा एरिया दूर चल जाता है, इधर से थोड़ा सा टुकड़ा टूटता है, और टुकड़ा टूट के इधर आ जाता है, इट इज कॉल्ड एज पैरीपैट्रिक। ठीक है, तो अब तो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा कभी भी। ठीक है, चलिए सॉल्व करो यहाँ पर। एलोपैट्रिक स्पेसिसन या एलोपैट्रिक स्पीसीज, स्पीसीज इनहेबिटिंग इन द सेम जियोग्राफिकल एरिया, नहीं स्पीसीज इनहेबिटिंग, हाँ डिफरेंट, ये मैंने अभी करवाया आपको, स्पीसीज इनहेबिटिंग द डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज। दूसरा, सिम्पैट्रिक, स्पीसीज इनहेबिटिंग इन द सेम जियोग्राफिकल एरिया, सिम मतलब सेम, पैट्रिक मतलब प्लेस। दो हो गए सोल्व। अब इधर से आप सोल्व कर सकते थे, राइट आंसर लिख सकते थे। देखो ए का 2 है और बी का 1 है, तो ए का 2 बी का 1 ओनली ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही है, बट फिर भी हम आगे तो जरूर करेंगे। सिबलिंग स्पीसीज, मैंने कहा था सिबलिंग आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, बट वो मोर्फोलॉजिकली सेम होंगे, देखने में भाई बहन एक जैसे होंगे, बट आपस में वो शख्स नहीं कर सकते, आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिबलिंग है। यानी राइट आंसर इज, पढ़ो यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है, स्पीसीज ऑक्यूपाइंग सेपरेट एरिया, नहीं स्पीसीज विच आर मोर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल बट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब आपस में सेक्स नहीं कर सकते हैं, यानी सी का हो जाएगा 4। उसके बाद पैरापेट्रिक, और पैरापेट्रिक मैंने अभी बताया, बिसाइड, बिसाइड इन स्पीसीज ऑक्यूपाई द सेपरेट एरिया दैट शेयर द कॉमन बाउंड्री, अभी बताया मैंने, बाउंड्री बाउंड्री में बताया था ना मैंने, पैरापेट्रिक। पैरी होता है थोड़ा सा साइड एरिया में चला जाना, टुकड़ा टूटना और साइड चला जाना, पैरापेट्रिक है। पैरापेट्रिक में होता है बिसाइड में, साइड साइड में, बाउंड्री बाउंड्री में। अब दोबारा नहीं करवाऊंगा मैं कभी कुछ और, ठीक है, बहुत बार करवा चुका हूँ उसको मैं। चलो मैच करो इसको, बोन मैरो, स्प्लीन, लिम्फ नोड, थाइमस। सबसे इजी के साथ चलता हूँ मैं। सबसे इजी कौन है, टी सेल की मैचुरेशन, और टी सेल्स की मैचुरेशन कहाँ पर होती है, थाइमस के अंदर। अगर यहाँ पर 20 साल लिखा होता तो यहाँ पर मैं क्या करता, बोन मैरो करता, बट टी सेल की मैचुरेशन होती है थाइमस के अंदर। डी का 2, अब डी का 2 तो ओनली ऑप्शन नंबर फोर्थ में ही है। ठीक है, एक मैच द फ्लोइंग में यही मजे होते हैं कि आपको एक भी आता हो तभी सोल्व हो जाता है। बाकी स्प्लिन, स्प्लिन क्या करता है, स्प्लिन करता है आपका भाई फिल्ट्रेशन करता है ब्लड बोर्न एंटीजन्स का, ब्लड में जितने भी एंटीजन हो उनको फिल्ट्रेट करता है हमारा स्प्लीन। रही बात है लिम्फ नोड की, तो वो करता है जितने भी आपके एंटीजन होते हैं जो कि टिश्यू के अंदर आते हैं उनको करता है लिम्फ नोड। बच्चा आपका बोन मैरो, तो बोन मैरो में हेमेटोपोइसिस होती है, हेमेटोपोइसिस पता है आपको। चलिए नेक्स्ट, 47, असर्शन रीजन से क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन बाइंडिंग टू द ऑक्सीजन इज नॉन कोऑपरेटिव। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ नॉन, नहीं 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 नहीं, हीमोग्लोबिन आपका शो करता है हिल्स इक्वेशन को। देखो दो टाइप के आपके, आप फ्यूचर में आगे जाके, अभी तक आपने पढ़ा होगा, दो टाइप के एंजाइम होते हैं। एक होता है मैकेलियस मेंटल एंजाइम जिसको हम बोलते हैं एम एंजाइम, आपने इक्वेशन में ड्राइव की होगी कभी जिंदगी में। और दूसरी थी हिल्स, हिल्स में कोऑपरेटिविटी होती है, कोऑपरेटिविटी मतलब कभी कोई एक बाइंड हो जाए तो ऑटोमेटिकली अदर को भी बाइंड करने के लिए प्रेरित करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कितने मॉलिक्यूल्स को बाइंड कर सकता है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बाइंड कर सकता है। अगर हीमोग्लोबिन के साथ एक ऑक्सीजन बाइंड है तो वो अदर 4 के साथ भी बाइंड करने को, 3 के साथ बाइंड करने को प्रेरित करेगा, कॉल्ड एज कोऑपरेटिविटी। और हिल्स इक्वेशन वाले जितने भी एंजाइम है सभी कोऑपरेटिविटी शो करते हैं, यानी ऑप्शन असर्शन गलत हो गया भाई, ये असर्शन ही गलत होगी यहाँ पर। चलो आगे देखो, हीमोग्लोबिन इज अ ऑक्सीजन कैरियर
ये तो रीजन तो ठीक है, यानी बोथ ए एंड आर द करेक्ट, बोथ ए एंड आर करेक्ट, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, ए इज, हाँ ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। एक बार इसको मैं क्रॉस चेक जरूर करता हूँ, एक सेकंड। 47, 47 का बी, hemoglobin binding to the oxygen is non cooperative, both A and R the correct but the R is the not correct explanation of the A, ऐसा कैसे? hemoglobin binding to oxygen is non cooperative, मायोग्लोबिन जब बाड़ा होता है ना, मायोग्लोबिन वो होता है मैकेलिस मेंटल, और उसमें कोई नॉन कोऑपरेटिव होता है, बट हीमोग्लोबिन तो कोऑपरेटिव होता है यार। इसको पक्का वेरीफाई करना, मुझे बहुत डाउट है इसमें। हीमोग्लोबिन कोऑपरेटिविटी शो करता है यार, ये हम लिखा नॉन कोऑपरेटिव, बस लिखा है, सही बात है। बिग डाउट करना पड़ेगा, बाद में देखना पड़ेगा मुझे ये। चलिए नेक्स्ट देखो, साइंटिस्ट्स बिलीव दैट आरएनए इज प्रिमिटिव जेनेटिक मटेरियल। हाँ ठीक ठीक लग रहा है। आरएनए हैज एबिलिटी टू कैटलाइज द केमिकल रिएक्शन, ये भी मुझे ठीक ठीक लग रहा है, दोनों ठीक लग रहे हैं मुझे। अब वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है वो देखना पड़ेगा। तो हैं तो भाई दोनों ठीक लग रहे हैं, दोनों ठीक है ये, बोथ ए एंड आर द करेक्ट बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। ओके ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द इवेंट्स इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस। ये क्वेश्चन 2022 में एज इट इज आया है, और ये करवा रहा हूँ मैं सीयूटी के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और 2022 में एचपी में भी ये भी क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन आया था ये। तभी तो बोलता हूँ डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, एज इट क्वेश्चन आएंगे, दिक्कत मत लो, टेंशन मत लो। जो 4000 बार पीडीएफ बनाया है वो, और जो डेली करवा रहा हूँ वो कर लो, आराम से आपका एचपी में कैंपस मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए देखो, सबसे पहले क्या होता है, तो पहला स्टेप होता है आपका, देखो उधर लिखा था पहले स्टेप क्या, गैमेटोजेनेसिस, मुझे आज भी याद है 2022 वाले पेपर में लिखा था, लेफ्ट हैंड साइड में आई थिंक क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन था वो, वहां पर लिखा था गैमेटोजेनेसिस, उसके बाद लिखा था फर्टिलाइजेशन, उसके बाद क्लीवेज वगैरह वगैरह, बट यहाँ पर क्या लिखा, गैमेटोजेनेसिस नहीं है, तो स्टार्ट करोगे आप फर्टिलाइजेशन से, स्टार्ट करोगे आप फर्टिलाइजेशन से, बी से स्टार्ट करो, उसके बाद बनेगा आपका क्या, क्लीवेज होगी उसके बाद, यानी बी के बाद आपका ए, उसके बाद बनेगा मोरुला, मोरुला के बाद बनेगा ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के बाद बनेगा स्टुला। तो कौन ऑप्शन बना, बी, बी के बाद ए के बाद सी, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको करना है अरेंज, डिक्रीजिंग मतलब बड़ा, छोटा 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 छोटा, सबसे बड़ा क्या होता है, तो सबसे बड़ा तो आपका ह्यूमन एग ही होगा, सबसे बड़ा तो आपका ह्यूमन एग ही होगा, पहले पर आ गया भाई ये। उसके बाद होगा आपका न्यूक्लियस, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद होगा आपका, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद कौन होगा, प्रोटीन राइबोसोम, प्रोटीन, हाँ प्रोटीन नहीं, राइबोसोम आएगा, ओरिजिनल है ना ये, ठीक है, लास्ट में प्रोटीन। तो कैसे साथ मैच हो रहा है ये, डी हो रहा है, डी ई ए, डी ई ए, ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, अरेंज द फॉलोइंग इन सीक्वेंस ऑफ मोलिकुलर इवेंट। करो भाई, मोलिकुलर इवेंट करो। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन, न्यूक्लियर एक्सपोर्ट, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग, ग्लाइकोसाइलेशन। ओके, तो पहले तो होगा भाई सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन, सबसे पहले होगी ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन होती है आरएनए बनना, पहले आरएनए तो बने, बाद की बातें बाकी, तो सबसे पहले बनेगा ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद होगी ग्लाइकोसाइलेशन, क्योंकि ग्लाइकोसाइलेशन होगी तभी तो वो बाहर जाने के लिए सक्षम होगा वो, तभी तो वो बाहर जाने के लिए सक्षम होगा, क्योंकि हमें पता है ये कहाँ पर होती है, ट्रांसलेशन बाहर होती है यूकैरियोट्स के अंदर, न्यूक्लियस के बाहर, तो पहले ग्लाइकोसाइलेशन होगी तभी वो न्यूक्लियस के बाहर जा पाएगा, अदरवाइज नहीं जा पाएगा बाहर वो। चलो बाहर चला गया, बाहर जाने के बाद वो बाहर गया नहीं, अभी ग्लाइकोसाइलेशन हुई है, देन नेक्स्ट न्यूक्लियर एक्सपोर्ट, बाहर चला गया, बाहर चला गया, बाहर हुई इसकी क्या, ओ एक सेकंड, क्या गलती कर रहा है यार मैं, शिट, एक तो मैंने पढ़ा ही नहीं यार, हट हट, सब गलत हो गया। पहला होगा आपका
ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद होगी आपकी स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्प्लाइसिंग होती है कि आरएनए के अंदर जितने भी इंट्रॉन्स उनको हटाओ और एक्सॉन्स को फ्यूज करवाओ, ज्वाइन करवाओ। उसके बाद होती है आपकी ग्लाइकोसाइलेशन। नहीं, ग्लाइकोसाइलेशन तो बात का फीचर है। उसके बाद होगा न्यूक्लियर एक्सपोर्ट। न्यूक्लियर एक्सपोर्ट के बाद होगी आपकी ट्रांसलेशन और सबसे लास्ट में होगी आपकी ग्लाइकोसाइलेशन। ऐसा सीक्वेंस बनेगा, क्योंकि ग्लाइकोसाइलेशन तो आगे जाके ईआर में होगी ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होगी जब प्रोटीन बन चुकी होंगी। और एक होती है एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, एक होती है ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होती है आपकी ईआर के अंदर, ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होती है गोल्गी के अंदर। एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन में एस्पैराजिन अमीनो एसिड के ऊपर एक मोनोसैकेराइड, एक मतलब पॉलीसैकेराइड का सीक्वेंस जोड़ा जाता है। ओके, किस अमीनो एसिड के ऊपर? एस्पैराजिन के ऊपर। और ये होते हैं प्रोटीन के ऊपर, मतलब प्रोटीन की बात है। ओके, तो पहले ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के बाद होगा आपका स्पाइसिंग, स्पाइसिंग के बाद न्यूक्लियर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के बाद ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के बाद आपकी ग्लाइकोसाइलेशन। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए 52, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डीएनए पैकेजिंग। 30 नैनोमीटर फाइबर, हिस्टोन डाइमराइजेशन, क्रोमेटोजोम फॉर्मेशन, न्यूक्लियोजोम फॉर्मेशन, डीएनए स्कैफोल्ड। देखो सबसे इजी से जाना है। सबसे इजी पर पहले क्या हुआ? सबसे इजी पर सबसे पहले हो जाएगा आपका हिस्टोन डाइमराइजेशन। पहले हिस्टोन तो बने भाई, बाकी बातें बात में है। पहला है हिस्टोन डाइमराइजेशन। हिस्टोन डाइमराइजेशन होने के बाद आपका जाएगा न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन। न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन होता है आपका ऐसे, मतलब मान लीजिए आप हिस्टोन का ऑक्टामर बना हुआ है ना, उस ऑक्टामर के ऊपर है ऐसे डीएनए का छोटा सा यूनिट है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। तो दूसरा हो जाएगा न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम के बाद आपके हो जाएगी क्रोमेटोसोम की फॉर्मेशंस। देन आपका क्रोमेटोसोम्स के बाद होगा 30 नैनोमीटर, क्योंकि 11 नैनोमीटर तो बन चुका है, अब बनेगा 30 नैनोमीटर फाइबर। उसके बाद बनेगा आपका 300 नैनोमीटर फाइबर। तो ये बन गया, फोर्थ हो गया। उसके लास्ट में डीएनए स्कैफोल्ड, और डीएनए स्कैफोल्ड में बनता है 700 नैनोमीटर का फाइबर। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। कितनी लंबी वीडियो बन गई है? 42 मिनट। ओके, चलो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन करते हैं, खत्म करेंगे फिर। ये आएगा भाई कॉम्प्लीमेंट्री पाथवे से क्वेश्चन आया है, और क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था आपको कि अरेंज द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम एज पर द इन्वॉल्वमेंट इनिशिएशन ऑफ द अल्टरनेटिव पाथवे। अल्टरनेटिव पाथवे में सबसे पहले कौन आता है? फैक्टर डी, फैक्टर बी, C3b और प्रोपरडिन। प्रोपरडिन को फैक्टर पीबी बोलते हैं हम। तो सबसे पहले आपका ये जो अल्टरनेट पाथवे होता है, इस अल्टरनेट पाथवे में सबसे पहले आप अल्टरनेट पाथवे, हाँ अल्टरनेट पाथवे में, चलो ये क्वेश्चन आपको देता हूँ, होमवर्क करके आना इस क्वेश्चन को, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम कल करेंगे जो भी करेंगे। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।